दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के भूगोल संसाधन एवं विकास का अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। इस अध्याय में आप जानेंगे भूमि और भूमि उपयोग क्या है, भूस्खलन किसे कहते हैं, मृदा तथा मृदा निर्माण के तत्व कौन से हैं, जल एवं जल संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, प्राकृतिक वनस्पति और उसका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 8वीं कक्षा के भूगोल का अध्याय 3 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। दोस्तों सबसे पहले एक घटना या कहानी के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। तंजानिया जो कि अफ्रीका का एक देश है, तंजानिया के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है और उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी मां का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। दूसरी स्थिति देखिए। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब वह स्कूल से लौटता है तो पीटर अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। इसके अलावा उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। यहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया गया है और पीटर का परिवार जो है जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। दोस्तों माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। जैसे माम्बा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में रहती है और पीटर न्यूजीलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास एक द्वीप है, ओशिनिया द्वीप समूह का भाग है ऑस्ट्रेलिया, और जो है आसपास का जो क्षेत्र है तो वो न्यूजीलैंड में रहता है। तो माम्बा और पीटर दुनिया के दो भिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अधिक अंतर है। और यह विभिन्नता क्यों होती है? तो दोस्तों आपको ये जानना चाहिए कि ये विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण होती है। यानी दुनिया के दो क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर, उनके जीवन जीने का या जीवन यापन का तरीका अलग अलग होता है और ये विभिन्नता जो होती है वो भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण होती है। और इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक फैक्ट है, आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं दुनिया की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। यानी दुनिया के क्षेत्रफल का जो 30% भाग है उस पे पूरे विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है और शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या फिर वो निर्जन है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो जनसंख्या का वितरण है वो किया गया है। अब आइए देखते हैं भूमि के बारे में। भूमि जो इस अध्याय का जो केंद्रीय बिंदु है कि हम इस अध्याय में भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधनों के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले भूमि के बारे में देखते हैं। दोस्तों भूमि जो है एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है और यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं हैं। एक मुख्य रूप से देखा जाए तो भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण दुनिया के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र और सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन होते हैं और उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध होती है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसावट वाले क्षेत्र होते हैं। तो भूमि के आधार पर किस प्रकार जनसंख्या के प्रतिरूप में परिवर्तन आता है उसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जो स्थान उबड़ खाबड़ स्थलाकृति वाले हैं,
पर्वतों के तीव्र ढाल वाले हैं और जल भराव वाले क्षेत्र होते हैं। इसके अलावा मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं तथा सघन वन वाले क्षेत्र, ये विरल जनसंख्या वाले होते हैं। यहाँ पर या तो बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है या पाई ही नहीं जाती। इसके अलावा जो क्षेत्र उर्वर मैदानी भूमि वाले, नदी घाटियों में स्थित और जहाँ पे कृषि की उपयुक्त संभावना होती है, वो क्षेत्र दुनिया के सघन और अत्यधिक बसावट वाले क्षेत्र हैं। भूमि के बारे में जानने के बाद आइए जानते हैं भूमि उपयोग क्या है। दोस्तों, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कृषि, वानिकी, खनन, सड़क, उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। इसको भूमि उपयोग कहते हैं। दोस्तों, भूमि उपयोग जो है, आप अगर जो मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के तरीकों की सूची बनाएं तो आप देखते हैं कि भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। इसके अलावा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी की भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं। इसके अलावा निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के आधार पर भी भूमि को बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि जो सामुदायिक भूमि होती है वो समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इन सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों कि भूमि का उपयोग किस प्रकार से प्रभावित होता है। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। जैसे शुरू में जनसंख्या कम थी तो भूमि का उपयोग भी जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है और उसकी मांग भी बढ़ रही है और भूमि की उपलब्धता सीमित है, आप जानते हैं। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने के लिए, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। और आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को जो है वो दर्शाता है। दोस्तों, वर्तमान में देखा जाए तो कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण ये पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बन गए हैं। दोस्तों, भूमि का जो उपयोग है विभिन्न देशों के जो है अध्ययन के आधार पर, तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर आप समझ सकते हैं कि भूमि क्षेत्रों का जो क्षेत्रफल है, भूमि उपयोग के अनुसार जो विभिन्न देशों के भूमि का क्षेत्रफल है वो किस प्रकार से है। सबसे पहले देखते हैं ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया में फसल भूमि मात्र 6% पर, जबकि चारागाह सर्वाधिक 56% भूमि पर है। इसके अलावा 14% पर वन क्षेत्र और अन्य उपयोग के लिए 24% क्षेत्र है। ब्राज़ील में 9% फसल भूमि है, चारागाह 20% तथा ब्राज़ील में सर्वाधिक 66% वन क्षेत्रफल है। इसके अलावा अन्य उपयोग के लिए मात्र 5% भूमि है। कनाडा में 5% फसल भूमि है, 4% चारागाह है, 39% दोस्तों वन क्षेत्र है और 52% यानी सर्वाधिक जो 52% अन्य उपयोग के लिए वो कनाडा में है। चीन में देखते हैं, चीन में 10% फसल भूमि, 34% चारागाह, 14% वन और 42% अन्य उपयोग के लिए है। इसी प्रकार अगर जो आप देखें तो फ्रांस में जो है दोस्तों, फ्रांस में 35% फसल भूमि है, 21% चारागाह, 27% वन और 17% अन्य उपयोग है। इसके अलावा देखें भारत में जो है फसल भूमि सर्वाधिक है 57%। इसके अलावा 4% चारागाह है, 22% वन है तथा 17% अन्य उपयोग के लिए जो है यहाँ पर भूमि उपयोग किया जाता है। जापान में 12% फसल भूमि है, 2% चारागाह, 67% वन है। सर्वाधिक वन अगर जो देखा जाए यहाँ पर इस साड़ी में तो जापान में सर्वाधिक वन है और 19% अन्य उपयोग के लिए हैं। रूस में 8% फसल भूमि है, 5% चारागाह है और 44% वन क्षेत्र है तथा 44% अन्य उपयोग के लिए जो है वो भूमि का क्षेत्रफल है। यूनाइटेड किंगडम 29% फसल भूमि है, 46% चारागाह है, 10% वन क्षेत्र हैं और 16% अन्य उपयोग के लिए है। और उसी प्रकार अमेरिका में देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका में तो 21% फसल भूमि है, 26% चारागाह, 32% जो है वो वन क्षेत्र है और 21% अन्य उपयोग के लिए दिया गया क्षेत्रफल है। तो आप भूमि उपयोग के अनुसार जो है विभिन्न बड़े देशों का
जो है क्षेत्रफल का प्रतिशत इस सारणी के द्वारा देख सकते हैं। दोस्तों, समय के साथ साथ भूमि उपयोग घटता बढ़ता जाता है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भूमि का उपयोग समय के साथ बढ़ता जाता है और ये बदलता जाता है। पहला जो चित्र है जिस पे हमने टिक किया है, आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत दूर दूर पर झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। ये अस्थायी आवास नहीं हैं। जनसंख्या भी बहुत कम है और फसलें हैं। इसके अलावा जब समय बदलता है तो देखिए पक्के मकान बन गए हैं। यहाँ पर ट्रैक्टर यानी जो है आधुनिक तकनीक का प्रयोग हो रहा है। मकानों की संख्या भी बढ़ गई है। इसका मतलब है कि यहाँ लोग रहने लगे हैं और जो भूमि खाली पड़ी थी उसका उपयोग कर लिया गया है। तीसरे चरण में जब आप देखते हैं तो मकानों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। बस, कारें भी आ गई हैं और जनसंख्या भी बढ़ रही है। मकान मल्टी स्टोरी बनने लगे हैं क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या अधिक हो गई है। और जो चौथी स्थिति है, यहाँ पर देखिए जो खेती का क्षेत्र था ये गायब हो गया है। उसके स्थान पर ट्रेन, बस, कारें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और जो पीछे धुआं दिख रहा है वो औद्योगिक जो है वो कूड़ा कचरा या औद्योगिक प्रदूषण का संकेत कर रहा है। तो भूमि उपयोग समय के अनुसार किस प्रकार से बदलता है आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, भूमि संसाधन का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए? तो बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है और इससे हम इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य रोकना चाहिए और वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित प्रयोग और अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त सामान्य तरीके हैं। तो भूमि संरक्षण की आवश्यकता बहुत अधिक है दोस्तों, क्योंकि भूमि संसाधन का जो संरक्षण है वो हमारे अपने लिए या अपनी पीढ़ी के लिए और आगे की पीढ़ियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक टर्म आता है दोस्तों भूस्खलन। तो भूस्खलन क्या होता है? भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है और यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है और पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से होने वाली प्राकृतिक आपदा है जो जीवन, संपत्ति यानी जान माल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है और इससे जो भूस्खलन बहुत ही जो है महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। दोस्तों, भूस्खलन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? तो भूस्खलन को रोकने के लिए दोस्तों इसके प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इससे प्रभावित होने वाले स्थानों को चिन्हित करना होगा। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए एक प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना होगा और भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि यानी अधिक से अधिक वनों को लगाया जाए तथा सतही अफवाह और झरना अफवाहों के साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए जो है पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय किए गए हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों मृदा। तो मृदा क्या है? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। मृदा या सॉइल जो है वो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा है और यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को जो है वो निर्धारित करता है और मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, यानी मृदा का निर्माण अपक्षय की प्रक्रिया से होता है और खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ भी बनाता है। अपक्षय क्या होता है? दोस्तों, अपक्षय ऐसी प्रक्रिया है जो तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य द्वारा अनावरित शैलों के टूटने या क्षय होने से होती है, तो उसको अपक्षय कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये जानना चाहिए कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष भी लग जाते हैं। यहाँ पर मृदा की संरचना दिखाई गई है। ऊपरी परत जो है मृदा की वो ह्यूमस और वनस्पति के साथ, उसके बाद उसके निचले स्तर पर बालूगाद क्ले के साथ उपमृदा होती है। फिर उसके नीचे अपक्षयित चट्टानी पदार्थ होते हैं और जनक चट्टानें सबसे निचले स्तर पर रहती हैं। आप मृदा परिच्छेदिका द्वारा इसको समझ सकते हैं। मृदा देखिए दोस्तों, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं।
तो देखिए, मृदा ये जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। तो जो मृदा के जनक शैल होते हैं वो उसके रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज की मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। इसके अनुसार अक्षांश या उच्चावच की तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। तीसरा है कि वनस्पति जगत, प्राणीजात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है और इसके अलावा जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो कुल मिलाकर मृदा पर जो उसके मूल शैल, उच्चावच, तुंगता और ढाल, वनस्पति और प्राणीजात, समय तथा जलवायु आदि का मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। मृदा निर्माण के कारक। दोस्तों, मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनल शैल का स्वरूप, जलवायविक कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय होता है और अलग अलग स्थानों में ये अलग अलग होता है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण क्या है? तो दोस्तों, मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मृदा के लिए मृदा संसाधन है और इसके लिए मुख्य खतरा मृदा का अपरदन और उसकी क्षीणता है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारक इसके लिए उत्तरदायी हैं। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक जो हैं वो उसमें मुख्य रूप से वनों का कटाव, जानवरों द्वारा अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़ हैं। और मृदा संरक्षण के लिए हम कुछ उपायों का प्रयोग कर सकते हैं जिनके बारे में आइए देखते हैं। पहला है मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावरित जो भूमि है या पौधों के बीच जो खाली भूमि है, खुली भूमि है, वो जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता या नमी उसमें जो है वो रुकी रहती है। दूसरा है वेदिका फार्म। यहाँ पर देखिए कैसे वेदिका फार्म है। ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए और इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन भी कम हो जाता है। इसके अलावा मृदा अपरदन रोकने के लिए समोच्च रेखी जुताई की जाती है। यह पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करती है। इसके अलावा रक्षक मेखलाओं का निर्माण किया जाता है। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगा दिए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को उड़ने से बचाया जा सके। इसके अलावा समोच्च रेखीय रोधिकाएँ क्या हैं? तो दोस्तों, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिका या कुछ जब हम बाड़ लगा देते हैं तो उनके सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। तो और इसके अलावा जो मृदा संरक्षण के लिए चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं और नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा की क्षति को रोकते हैं। इसके अलावा बीज की फसल उगाना, तो वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं ताकि मृदा के अपरदन, क्षरण और कटाव को रोका जा सके। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रतिवर्ष थी, जो 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रतिवर्ष से भी अधिक हो गई है। तो इसका तात्पर्य यही है कि केवल 25 सालों में या 25 वर्षों में जो है वो जो जल की खपत है वो मानव उपयोग के लिए जल की खपत कुल मिलाकर दोगुनी हो गई है। अब आइए जल संसाधन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह कहा जाता है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में प्रारंभ हो चुका था और आज भी महासागर पृथ्वी सतह के 2/3 भाग पर ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है और इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है और अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल जो है नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में
पाया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक टपकता नल वर्ष में 1200 लीटर पानी व्यर्थ कर सकता है। तो जल संरक्षण के एक उपाय में जो हमारे यहाँ टैब या टोटियाँ होती हैं उनको टपकने से रोकना चाहिए और उनकी नियमित मरम्मत भी करानी चाहिए ताकि जल संरक्षण को उपयोग में लाया जा सके या जल संरक्षण किया जा सके। दोस्तों, औसतन एक भारतीय नागरिक लगभग 135 लीटर जल का उपयोग करता है। जैसे पीने के लिए 3 लीटर, खाना बनाने के लिए 4 लीटर, नहाने के लिए 20 लीटर, शौचालय यानी फ्लशिंग के लिए 40 लीटर, कपड़े धुलने के लिए 40 लीटर, बर्तन धोने के लिए 20, बागवानी के लिए 23 लीटर और कुल 135 लीटर के औसतन जल का उपयोग एक सामान्य भारतीय करता है। दोस्तों, ये जो जल का उपयोग है हमें बहुत सीमित मात्रा में और मितव्ययितापूर्ण ढंग से करना चाहिए, क्योंकि जल की विशाल मात्रा या जल की अपार मात्रा के बावजूद जो अलवणीय या मीठा जल है पृथ्वी के सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है और इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण के द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहा जाता है और मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी जल का उपयोग करता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण, अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की मांग, बढ़ता नकदीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। और जैसे जैसे हम अपने जीवन स्तर को उठाते जाते हैं या अधिक से अधिक ऐसे तकनीकी और यंत्रों का प्रयोग करने लगते हैं, उसमें जल की अधिक मात्रा खपत होती है। दोस्तों, जल बाजार या जल वाटर मार्केट के बारे में आपने सुना है या नहीं? सौराष्ट्र प्रदेश में लगभग 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुका से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। अब आइए देखते हैं जल की उपलब्धता की समस्याएं। दोस्तों, दुनिया के कई प्रदेशों में जल की कमी है और अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। वे ऐसे देश जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। इनमें जल का अभाव अधिक मात्रा में होता है और इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव होता है। इसलिए हमें जल संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में शुद्ध और पर्याप्त जल के स्रोतों तक पहुंचना बड़ी समस्या बन चुकी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जल संसाधन के संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए और जो हमारा जल का उपयोग है उसकी मात्रा को कम करना चाहिए, क्योंकि औद्योगिक बहिस्राव या उद्योगों से निकला हुआ कचरा, इसमें धातुएं जो शामिल होती हैं, नाइट्रेट और अन्य प्रकार के पीड़कनाशी और कीटनाशी धातुएं, ये जल को प्रदूषित करते हैं और अधिकांश रसायन अजीव न्यूनीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में भी पहुंच जाते हैं। वन और वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। तो दोस्तों, भूमिगत जल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए हमें अधिक से अधिक वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जल रिसाव को भी कम करना चाहिए। जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव या वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए स्प्रिंकल से सिंचाई करना प्रभावी विधि होती है। इसके अलावा वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। अब आइए देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। दोस्तों, इसको एक कहानी के माध्यम से देखेंगे कि क्या आपको पता है कि जो रेशम के कपड़े हमारे लिए उपलब्ध होते हैं, रेशमी कपड़े, वो रेशम कीट के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उनके कोकून से तैयार किया जाता है। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े हुए सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। जैवमंडल जो होता है सभी जीवित जातियों के जीवित रहने के लिए एक दूसरे को परस्पर संबंधित होती हैं और
इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहा जाता है। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन हैं और पौधे हमें एक तरफ इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। इसके अलावा फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं और भूमिगत जल के संग्रह में सहायता भी करते हैं। हम फल, लैटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं। ये आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। इसके अलावा पौधों के असंख्य उपयोग हैं। इनमें कुछ अन्य चीज़ें भी हैं, जैसे वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव ये रूप आते हैं और पौधे इनका संरक्षण करते हैं। अनेक प्रकार के कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर होती है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध जो है मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण अपमार्जक और पर्यावरण का जो है वो एक मेहतर के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा उसे एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। कोई भी प्राणी चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होते हैं। क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्पिरिन अथवा इब्रुप्रोफेन जैसे पीड़कनाशियों से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं और आरक्षित स्थान पर गिद्धों के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होगा पहले जब हम लोग छोटे थे तो इधर उधर कहीं जहाँ पर मरे जानवर होते थे या फेंके जाते थे वहाँ पर गिद्ध दिखाई दे जाते थे, लेकिन आज स्थिति ये है कि गिद्ध जिसको कि पर्यावरण का मेहतर माना जाता है उसकी संख्या विलुप्त हो गई है या तो बहुत कम हो गई है। अब आइए देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। तो वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 भागों में बांटा जाता है: वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन्हें सदाबहारी वन कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है, वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार के वृक्ष और घास उगते हैं और विश्व में घास स्थलों का निर्माण इससे होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं और इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत, ध्रुवीय या ठंडे प्रदेशों के टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन जैसी वनस्पतियां शामिल होती हैं। दोस्तों, वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर सदाहरित और पर्णपाती वनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सदाहरित वन जो होते हैं उनके वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं, लेकिन पर्णपाती वन या पतझड़ वाले वन ऐसे होते हैं जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन विभिन्न अक्षांशों में इनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय अथवा शीतोष्णकटिबंधीय के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। दोस्तों, पिछली 2 शताब्दियों में दुनिया में जितने भी लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं, यानी जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्र से वृक्ष काट लिए गए हैं और दुनिया भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है, अन्यथा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ सकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए? तो वन हमारे लिए अमूल्य संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, साथ ही पारितंत्र को सुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं और बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ के लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में कुछ मानव निर्मित और प्राकृतिक कारक होते हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, आज जो दुनिया के सामने मुख्य चिंता ये है कि अनाधिकार रूप से शिकार करने की जो संख्या है
वो बढ़ गई है। कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़े, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं को अनधिकार शिकार किया गया है। और इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मकरबच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। और इन सभी जीवों जंतुओं का जो संरक्षण है वो जागरूकता बढ़ाकर किया जाना चाहिए। दोस्तों, वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल जो हैं वो हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। सकरी घाटियों, झीलों और आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। और यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। दुनिया के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दिया है और अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे अब विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर देखा जाए तो जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उन्हें विभिन्न प्राणियों के बारे में जानकारी मिल सके। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क क्या होता है? तो दोस्तों, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया पारितंत्र या पारिकृतिक क्षेत्र होता है, जिसको कि राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यहाँ पर न केवल जो हमारे जीव जंतु हैं उनकी रक्षा और सुरक्षा होती है, बल्कि वहाँ पर अनेक प्रकार के जो पौधे, पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ हैं उनकी भी रक्षा होती है। दोस्तों, अनेक देशों ने ये कानून बनाया है कि पक्षियों और पशुओं को मारना और उनका व्यापार करना गैर कानूनी है। जैसे भारत में शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग और मोर के मारने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है। इसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की है और इन सभी में पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। जैवमंडल निचय क्या होता है दोस्तों? तो जैवमंडल निचय या बायोस्फीयर रिजर्व वो होता है, ये वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। तो CITES संकटग्रस्त वन्य प्राणीजात और वनस्पत जात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी, इसके बारे में क्या जानते हैं आप? तो CITES सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, यानी अंतर सरकारी समझौता है और इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 प्रजातियां और पौधों की 28,000 जातियां इसके अंतर्गत रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैकट्स, प्रवाल, आर्किड और एलो इसमें संरक्षित किए जाने वाले कुछ उदाहरण हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। 8वीं कक्षा के भूगोल का जो बुक है संसाधन और विकास, उसका दूसरा अध्याय था भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। ये चैप्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था आपको समझने के लिए कि इसमें आप ये समझ सकते हैं कि भूमि क्या है, इसका उपयोग क्या है। इसके अलावा मृदा और मृदा निर्माण के तत्व कौन से होते हैं, जल, प्राकृतिक वनस्पति और उसका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो हमारे संसाधन हैं, मृदा संसाधन है, जल संसाधन है, प्राकृतिक वनस्पति आदि का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।